यूनेस्को ने इस वर्ष की जो विश्व युवा कौशल दिवस की थीम दी है वह दी है स्किल फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर, यानी साझा भविष्य के लिए कौशल। मित्रों, हम सबको याद रखना होगा कि भविष्य तभी साझा होता है जब अवसर साझा होते हैं, और अवसर तब साझा होते हैं जब उस सोच की कोई सरकार हो और देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति होती है कि देश के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा वर्क फोर्स हमारे पास है। और इस युवा फोर्स को अगर कोई मुझसे कहता है ये आपके लिए क्या चैलेंज नहीं है, मैं कहता हूं नहीं, यूपी की ये उपलब्धि है कि अपनी युवा शक्ति के बल पर ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। हां, इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ करके हम यूपी की इकोनॉमी को अब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आज उसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं। मैं आभारी हूं आज के दिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश के अंदर पहली बार 2014 में आने के बाद स्किल डेवलपमेंट का एक मंत्रालय गठित किया और राज्यों को भी स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया। उससे पहले लोग इसको केवल सीमित कर देते थे, एक औपचारिकता रह जाती थी। स्किल डेवलपमेंट विभाग खुलने के बाद, मंत्रालय गठित होने के बाद उसने जो प्रगति की, अभी मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक, जो मैंने कहा कि साझा भविष्य तब होता है जब उस प्रकार की सरकार भी होती है, उस सोच की सरकार होती है। दो 2017 आप में से जितने युवा हैं तब आप अपने मां बाप के साथ बच्चे रहे होंगे, यानी 10 वर्ष पहले स्वाभाविक रूप से मां बाप के ऊपर पूरी तरह आश्रित, न वर्तमान की चिंता न भविष्य की चिंता। और हर मां बाप अपने बच्चे को किसी भी अपशकुन से बचाती है, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 के पहले तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी थी। युवाओं के लिए शिक्षा चौपट थी, कौशल विकास की कोई व्यवस्था नहीं थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। स्कूली शिक्षा हो या कोई भी अभियान, ये सभी नदारद थे। असुरक्षा का वातावरण था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। युवा के सामने पहचान का संकट था। अगर किसी ने कोई डिग्री ले ही ली, कहीं से कोई जाकर के प्रयास करके कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट प्राप्त कर भी दिया तो यूपी के अंदर तो काम नहीं था, यूपी के बाहर जाता था तो यूपी के नाम पे लोग वैसे चिढ़ते थे, इसलिए यूपी के बाहर कोई सम्मान भी नहीं था। ये पहचान का संकट था। सरकारी नौकरी पर एक खानदान का अधिकार था। या तो नौकरी निकलती नहीं थी, नौकरी निकल गई तो चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए भी निकल पड़ती थी और बिना पैसे के कुछ काम होता नहीं था। न्यायालय को स्टे करना होता था। उत्तर प्रदेश धीरे धीरे करके बीमारू राज्य होता गया।
यानी प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का प्रदेश। याद करिए जो मैं कह रहा हूं, प्रकृति और परमात्मा का सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास। मां गंगा, मां यमुना, मां सरयू, मां गोमती, राप्ती, नारायणी, ये सब नदियां यूपी के पास। पर्याप्त जल संसाधन दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं। ये प्रकृति की कृपा है। और परमात्मा, अयोध्या यहां, काशी यहां, मथुरा वृंदावन यहां, नेमी सारण्य यहां, विंध्यवासिनी धाम यहां, मां पाटेश्वरी धाम, मां शाकंभरी धाम, ये सब कुछ, महाकुंभ की धरती यूपी। तो प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा यूपी पे। सबसे अच्छा युवा, होनहार युवा, प्रतिभाशाली युवा, सबसे अच्छा अन्नदाता किसान, तब भी यूपी बीमारू हो गया। बीमारू यूपी नहीं हुआ था, तत्कालीन सरकार की मानसिकता बीमार थी। उनके कृत्य बीमारू मानसिकता के प्रतीक थे। युवाओं के लिए नौकरी नहीं, जो सरकार अपने युवा की उपेक्षा करती हो, अपने कारीगर को प्लान करने के लिए मजबूर करती हो, अपने अन्नदाता किसान का अपमान करती हो, उस सरकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और सरकार नहीं, वह सिस्टम के नाम पर एक कलंक है। और 2017 के पहले यही होता था। 2017 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। लखनऊ में एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की ओर से हमारे पास आया कि एक मिसाइल के लिए हमें जगह चाहिए। स्वाभाविक रूप से और भी जगह से कंपटीशन था, तो एक प्रस्ताव आया डीआरडीओ से कि अगर, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि फ्री में लैंड मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लखनऊ में हो निवेश। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। मैंने उस समय के अपने अपर मुख्य सचिव गृह, जो आज मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी जी को मैंने कहा, अवस्थी जी थोड़ा देख के थोड़ा प्रयास करो कहां लैंड मिल सकती। कोरोना कालखंड था, ये लोग गए, इन्होंने एक जगह जमीन देखी, लगभग 200 एकड़ लैंड। कहा कि लैंड है, उसको हम तत्काल कर लेते हैं। हमने कहा आप लग करके इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, कोरोना के समय में सारा काम चल रहा था। हमने 200 एकड़ लैंड रक्षा मंत्रालय को फ्री में उपलब्ध करवाई कि भाई आप लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाइए। वे लोग आए, वो लोग, क्योंकि उसमें से एक कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे ये यहां से बाहर चाहे, कहीं और जगह लगे। हमने कहा नहीं, लखनऊ में लगेगा। और हमने कहा जो भी होगा हम देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा रे साहब, यूपी जैसे राज्य में आप कर रहे हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, देखना इसका लाभ होगा। जब उनका कार्य प्रारंभ हुआ, वे लोग मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा था हमारे लायक कोई सेवा। मैंने कहा एक काम करना, आपका जब ये ब्रह्मोस मिसाइल का बनकर के तैयार होगा, आप सिलेक्शन करेंगे तो यूपी के नौजवानों को सिलेक्शन करना, एक सेंटर में कहीं एक जगह करना। उन्होंने कहा साहब हम भी चाहते हैं। मैंने फिर अवनीश अवस्थी जी को लगाया, AKTU को सेंटर बनाया। AKTU सिलेक्शन की इस प्रक्रिया का कैंपस सिलेक्शन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 3 दिन पहले जब हम लोगों को इसको लॉन्च कर उसका उद्घाटन करना था, संजोग से माननीय रक्षा मंत्री जी नहीं आए, मुझे उस कार्यक्रम को करना पड़ा। मैं गया था। यूपी के 500 नौजवान जिन्होंने ITI किया, पॉलिटेक्निक किया था या इंजीनियरिंग किया था, क्या चेहरे पर चमक थी, हंसते हुए।
मैंने कहा भी क्यों आप इतना हंस रहे हो? उन्होंने कहा साहब हमें हमारे लखनऊ में ही काम मिल गया। कहां के? कोई प्रतापगढ़ का, कोई रायबरेली का, कोई उन्नाव का, कोई कानपुर का, कोई बदायूं का, कोई बरेली का, कोई गोरखपुर, कोई आजमगढ़, कोई महाराजगंज, कोई बलरामपुर, कोई श्रावस्ती, कोई गोंडा, कोई अयोध्या। इन सभी जनपदों के युवा थे। तो मुझे लगा कि देखो, मैं जो विरोध झेल रहा था कि हमें 200 एकड़ लैंड नहीं देनी चाहिए, चलिए एक काम अच्छा हुआ कि हमारे 500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल गई। यानी 500 नौजवान अपने ही घर में रोजगार और नौकरी प्राप्त कर लिए। और जब मैं मंच पे गया तो उनके अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बन करके और कुछ बिक्री हो गई, उसका जीएसटी का पैसा है। मैंने कहा किसका पैसा? उन्होंने कहा ये राज्य सरकार को जो हमें जीएसटी देनी है। मैंने कहा कितने का है? कहा 65 करोड़ का। तो मैंने कहा भाई ये तो आम और गुठली के दाम हो गए। हमारे युवाओं को नौकरी भी मिल गई और जीएसटी का पैसा भी हमें मिल रहा है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी, लेकिन आज साकार हो रही है। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट, नौकरी। ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़, 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। जो यूपी को कभी पहचान दिलाता था, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, मेरठ का स्पोर्ट्स का उद्यम, भदोई की कालीन, लखनऊ की चिकनकारी। मैं अभी आ रहा था, जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था जो एग्जीबिशन लगी हुई है, एक एग्जीबिटर के पास गया। कहां से भाई? उसने कहा साहब आजमगढ़ से, ब्लैक पॉटरी का काम कर रहे हैं। देखो ना, ये ब्लैक पॉटरी पहले भी थी। आजमगढ़ में साड़ी पहले भी थी, पिछली सरकारों ने उसे हतोत्साहित किया। जहां आज ब्लैक पॉटरी बन रही है, जहां आज बनारसी साड़ी बनकर के आज भारत की नारी की श्रृंगार बन रही है, उसी बनारस को पिछली सरकारों ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आजमगढ़ के नाम पर तो लोग होटल और धर्मशाला में रूम भी नहीं देते थे। उस आजमगढ़ की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ, तो सुरक्षा के वातावरण से बड़े बड़े निवेश भी आए। पहले निवेश क्यों नहीं होता था? सुरक्षा नहीं थी, लैंड बैंक नहीं था। और याद रखना, बड़े निवेश के लिए आधारभूत आवश्यकता होती है एमएसएमई का, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का। ये सब नदारत थे, या तो बंद था या भाग रहा था। कारीगर प्लान कर रहा था, नौजवान आगे के भविष्य के लिए चिंतित था। दुष्परिणाम हमारे सामने होता, यूपी बीमार होता गया, बीमारू राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो गया। देश के अंदर जिस यूपी में प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर सर्वाधिक होती थी, उस यूपी की प्रति व्यक्ति आय देश के अंदर बॉटम में चली गई, बॉटम 3 में चली गई। और आज मैं कह सकता हूं यूपी
भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में फिर से अपना स्थान बना दिया। अब यूपी बीमार नहीं है। यूपी आज के दिन पे देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। टॉप 3 में यूपी आ गया। और मेरा मानना है ये हमने सफलता इसलिए प्राप्त की क्योंकि युवाओं को नौकरी मिली है, युवाओं को रोजगार मिला है, युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए आश्वानित हुआ है। उसे विश्वास है कि डबल इंजन की यह सरकार उसके भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी। और इसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए कौशल विकास के इस अभियान को हम लोगों ने प्रभावी ढंग से उतारने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे यहां पे जो मंत्री जी कह रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, रोबोटिक का हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी का हो, 3D प्रिंटिंग का हो, ये सभी कुछ ट्रेनिंग आज यूपी के ITI में भी दी जा रही है। प्लम्बरिंग से लेकर के सेमीकंडक्टर के निर्माण की ट्रेनिंग आज यूपी के स्किल डेवलपमेंट के सेंटर में दी जा रही है। यूपी के अलग अलग जनपदों में, ऐसा नहीं क्योंकि लखनऊ में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद में है, वो महोबा में भी आपको मिलेगा, चित्रकूट में भी मिलेगा, सोनभद्र में भी मिलेगा, बलिया में भी मिलेगा, बहराइच में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन की कार्रवाई और कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और यह जरूरी नहीं कि हर नौजवान एक जैसा हो। और मैं मानता हूं बहुत सारे नौजवान को नौकरी उसकी आवश्यकता है, जैसे वो बेटी राजरानी बोल रही थी बरेली से। महत्वपूर्ण ये नहीं, याद रखना, कोई बड़ा सा बड़ा धन्ना सेठ हो या झोपड़ी में रहने वाला इंसान, रोटी केवल 2 ही खाता है। याद रखना, ज्यादा कोई नहीं खाता है। जिसके पास अपनी सीमित आवश्यकता, उसको नींद अच्छी आती है। जिसके पास चोरी का पैसा होगा, वो कायदे से सो भी नहीं पाता है। वह जो खा नहीं सकता, सो नहीं सकता, तो उसके लिए तो नरक से बदतर जीवन है। निश्चिंत होकर के देश के विकास में काम कर रहा है कोई युवा, इससे ज्यादा खुशी क्या हो सकती है। हम भी योगदान दे रहे हैं और आपके द्वारा की जाने वाली यह सेवा, आपके द्वारा दी जाने वाली यह सेवा या आपके द्वारा स्थापित हो रहा स्टार्टअप, जो आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर के रूप में आपको प्रस्तुत करता है, ये भारत की और विकसित भारत की और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के शताब्दी महोत्सव के लिए भारत के नौजवानों के लिए टारगेट दिया है। और यही हर नागरिक का दायित्व है, अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाना, और उस कदम को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले जो प्रयास है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखना, जीवन में हताशा और निराशा के लिए कोई अवसर नहीं, नए नए अवसर आए। आज तो हम यूपी के अंदर यूपी एग्रीज में भी काम कर रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर के में टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कैसे किसान की आमदनी को और अच्छा आगे बढ़ाने के लिए काम किया, कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में प्रयास। कितना आत्मविश्वास है उस बेटी में जिसने कहा कि मैं 27,000 रुपये अपने दम पे कमाती हूं, अपनी मां का उपचार भी कर रही हूं और साथ साथ घर की व्यवस्था का संचालन भी कर। यह है स्वावलंबन। मुझे लगता है वो 27,000 रुपये कई लाख रुपए पर भारी है, और भारी है। और मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा उसकी मां का उपचार जो भी खर्च होता है पूरा मंगाओ, हम लोग सहायता करेंगे, राज्य की सरकार की तरफ हम लोग सहयोग करेंगे। आयुष्मान कार्ड है उनके पास, लेकिन आयुष्मान कार्ड का इस वर्ष का पूरा हो गया होगा, पैसा हम देंगे उसको, समस्या नहीं उसकी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि स्वावलंबन के सामने, किसी के सामने भीख नहीं मांगना है, स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ना है, और ये देश की सबसे बड़ी ताकत होती है।
उस ताकत को आगे बढ़ाने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं वो अभिनंदनीय प्रयास है। और इसलिए हताशा निराशा के लिए नहीं। याद रखना, कोई बड़ा उद्यमी जो आज बड़े उद्यमी हैं, एक समय वह भी आपके समान ही एक सामान्य नौजवान के रूप में उन्होंने अपनी कार्यक्रम को, अपने जीवन को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे करके मेहनत करते हुए, स्टार्टअप अपना प्रारंभ करते हुए, कोई एक ऐसा काम प्रारंभ करते हुए धीरे धीरे करके उन्होंने विस्तार लिया, निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित की और अच्छा करने की सामर्थ्य विकसित की। आज वे बड़े उद्यमी के रूप में देश के सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। आपके सामने भी ढेर सारे अवसर हैं। उन अवसरों का लाभ उठा करके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। याद रखना, ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा युवा वर्कफोर्स है, इसकी स्किलिंग आज के दिन पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काम की कमी नहीं, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। भारत के अंदर भी नहीं है काम की कमी आज के दिन पे, और दुनिया के अंदर भी नहीं है। हर जगह लोग मांग कर रहे हैं। और मैंने बार बार कहा है, हम लोग हर जिले में, मैंने विभाग को भी जिम्मेदारी दी है, मैंने कहा भी हर जिले में और इन तीनों विभागों को मिलकर के एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन, श्रम और सेवायोजन, इन तीनों विभागों को मिलकर के हर जिले के अंदर एक इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्थापित होना है। हमने पैसा दे रखा है। इन लोगों को तेजी के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। यह वह सेंटर होगा जो वर्ल्ड क्लास स्किलिंग का सेंटर भी होगा, और युवा की रुचि के अनुसार कोई युवा आया, वो 8वीं पास है, 10वीं पास है, या आईटीआई का सर्टिफिकेट लिया है, नौकरी चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी स्किलिंग होगी, उसको तत्काल वहां जॉब उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी ली जाएगी। वो चाहता है कि मैं अपने देश के साथ ही दुनिया में भी जाऊं, वह जापान जाना चाहता है, जापानी भाषा की जानकारी उसको उसी स्किलिंग के दौरान, और फिर जापान ले जाने की व्यवस्था। हमारे पास मैपिंग रहेगी, ग्लोबल मैपिंग करते हुए, राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्केट की मैपिंग करते हुए हमारे पास पूरे होने चाहिए, कहां कहां पे कितने अवसर है, उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि साहब प्लम्बरिंग में एक अवसर है, हर घर नल की योजना हो या पीएनजी की स्कीम, हर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। नौजवान उसमें जा सकते हैं, ढेर सारे अवसर उसमें मिल सकते हैं। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक के इसमें जी रही है, डिजिटल इंडिया के इस युग में जा रही है, इसमें ढेर सारे अवसर हैं। हमें अपने युवाओं को उसके योग्य, उसके अनुरूप तैयार करना होगा, और उस तैयारी के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसको और गति देने की आवश्यकता है। साथ साथ विभागीय समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है। तीनों विभाग मिलकर के, श्रम और सेवायोजन, एमएसएमई और व्यावसायिक एवं कौशल विकास विभाग, ये सभी मिलकर के एक साथ काम करेंगे तो यह गति कई गुना आगे बढ़ सकती है, कई तेज गति से आगे बढ़ सकती है। इस गति को हम आगे बढ़ाते हुए कार्य करेंगे तो यूपी की जो ये युवा वर्कफोर्स है, या यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो हम लोगों ने 29-30 का टारगेट दिया है, ये हम इन युवाओं के बल पर इसको पूरा करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी युवाओं को विश्व कौशल दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं जो सक्सेस स्टोरी यहां पे कुछ नौजवानों ने यहां पर मेरे सामने प्रस्तुत किया, बहुत सारे युवा उस सक्सेस स्टोरी को बताने के लिए यहां तैयार थे। समय की बाध्यता आपकी भी मेरी भी, कुछ लोगों को मंच पे बुला के सम्मान भी दिया गया। मेरा मानना है इसको और गति इसमें बढ़ा देने की आवश्यकता है, इसके बेहतरीन परिणाम आएंगे, और जितना स्किलफुल नौजवान होगा उतना ही
देश की इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, प्रदेश की इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ेगी।